हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं हूं कि बहुत और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारे आपका जो है 10th क्लास है और हम 10th क्लास के अंतर्गत आपका जो है हम लोग देख रहे हैं आपका जो है ज्योग्राफी, और इसी में हम लोग आपका सेकंड और वन और एवं वन जीव को, ठीक है, सेकंड लेक्चर में पहला लेक्चर है और आइए इस पर हम लोग जानना शुरू। थोड़ी चीजें हैं यहाँ से अगर हम शुरू करें तो कहते हैं कि नरक, मेरे ईश्वर, देवताओं की दुनिया में आप संगीत के जनक हैं। ओ नरक, मेरा ईश्वर, मुझे स्वयं को अपने समर्पित कर देने, मुझे आप में संगीत झरने, नदियां, ठीक और भवनों की पवन कीट आदि ग्रहण कर दे। मुझे अपने आप गीत मधुर समीर ग्रहण करने की अपने आप को समर्पित कर देते। अब कह रहे हैं कि इस ग्रह पर हम सूक्ष्म जीवों और बैक्टीरिया से लेकर वट वृक्ष, हाथी, ब्लू व्हेल तक से आपके करोड़ों दूसरे जीवधारियों के साथ रहते। यह आवासीय स्थल है, ठीक, और जिस पर हम रहते हैं ये क्या है जिस पर हम रह रहे हैं? ध्यान दीजिए, ये एक पूरा आवासीय स्थल है जिस पर हम रहते हैं। अत्यधिक जैव विविधताओं से भरा हुआ है। यहाँ पर बहुत सारी जैव विविधता है और उन्हीं जैव विविधता बायोडायवर्सिटी से भरा हुआ। मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल परिस्थिति तंत्र का निर्माण करते हैं। इसका हम मात्र एक हिस्सा हैं और अपने अस्तित्व के लिए विभिन्न तत्वों पर निर्भर करते हैं। कारण वायु हम सांस लेते हैं, जल हम पीते हैं और मृदा घास पैदा करते हैं। इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। पौधे, पशु और सूक्ष्म जीवधारी को पुनः सर्जन करते हैं और वन पारिस्थितिकी तंत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्राथमिक उत्पाद हैं जिन पर सभी जीव आपका निर्भर कैसे हैं, एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड हैं, दूसरे को टच करते हैं, स्पर्श करते हैं, एक दूसरे के साथ प्राथमिक अंगन, ये सारी चीजें, ठीक है, ये इन चीजों पर निर्भर करती है। और हमको कह रहे हैं कि वन्य जीव और कृषि फसल उपजाति अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है और वो आकार और कार्यों में विभिन्नता है, परंतु आत्मनिर्भरता में जटिल एक तंत्र। भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात, यदि आप आसपास नजर दौड़ाते हैं तो आप पाएंगे कि कुछ ऐसे प्राणी और पौधे हैं जो आपके क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। आप देखते हैं कुछ विशेष होते हैं जो केवल एक क्षेत्र विशेष, एक क्षेत्र जगह में ही, आपके लोकल एरिया में ही पैदा, मतलब हाई वो आपके उगते हैं, जमते हैं, या आप कह सकते हैं जो जीव है पैदा होते हैं और नहीं होते। वास्तव में भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व का सबसे समृद्ध देश में से सबसे समृद्ध देश। यह विश्व की सारी उपजाति के 8%। विश्व में जितना भी हमारे पास जैव है उनकी जो उपजातियां हैं तो 8% हमारे यहाँ, यानी कि लगभग लगभग 16 लाख प्रजाति, पौधे नहीं, किस्म, वैरायटी, प्रकार के हमारे यहाँ 16 लाख उपजातियां की। अभी भी यह खोज जानने वाली उपजातियों में 2 या 3 गुण, और पहले आप पाएंगे कि वन और वन्य जीव संसाधनों के क्षेत्रफल और किस्म के बारे में पढ़ें। आप उनके वन्य जीव, आपने सोचा होगा कि इन संसाधनों में अनेक दैनिक जीवन में क्या महत्व है, और विविधता सजात प्राणी जात हमारे रोज का जीवन है। हम इन्हें नहीं करते, परंतु पर्यावरण के प्रति
हमारी असंवेदनाओं के कारण पिछले कुछ दशकों तक संसाधनों पर भारी दबाव डाल क्या करते हैं, हमारी चीजों पर, हमारे रिसोर्सेस है उनका दबाव है। आप इनको देख सकते हैं इस प्रकार कैसा ये वन्य जीव है, तंत्र है, कैसे एक दूसरे की डिपेंड। सबसे पहले देख लिया हमारे यहाँ कितने वनस्पति मिलती हैं, कितनी उपजातीय वनस्पति ताजा है, अच्छे से लगा सकते, देख सकते हमारे यहाँ वनस्पति जात किस प्रकार से सारी चीजें देख लिया, कितने प्रकार में पाई जाती हैं, कितनी मिलती हैं। यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे का? भारत में वन और वन्य जीव का संरक्षण। वन्य जीव और वन में तेज से हो रहे ह्रास के कारण इनका संरक्षण बहुत आवश्यक हो गया है। परंतु हमें वन और वन्य जीव का संरक्षण करना आवश्यक क्यों? संरक्षण से परिस्थितियां विविधताएं बनती हैं। भाई संरक्षण होगा उसमें आपका विविधताएं जो है आपकी डाइवर्सिटी आपकी बनती है। हमारे जीवन में साधन जल, वायु, मृदा बने रहते हैं और विभिन्न जातियां, बेहतर जनन, वनस्पति और आपके जो पशु के जीन्स हैं, उन जीन्स में आपका जीन्स में विविधता को संरक्षित करती हैं, डाइवर्सिटी है, तो वो आपका संरक्षित करते हैं। उदाहरण के तौर पर हम कृषि में अभी भी पारंपरिक फसलों पर निर्भर हैं, यानी कि जो हमारी पारंपरिक हैं, हमारी ट्रेडिशनल फसलें चल रही हैं, आज भी हम कहीं ना कहीं उनका आपका डिपेंड। और कह रहे हैं जलीय जीव विविधता मोटे तौर पर मछली पालन बनाए रखने के लिए निर्भर करता है। और कह रहे हैं यही वो सारी चीजें आपका जलीय जीवों को आपका मोटे तौर पर पालने का, बनाए रखने का करता है। ये सारी संरक्षण है, ये सारी विविधताएं हैं संरक्षण को। ठीक, अब देखिए, अब जैसे देखिए साइलेंट वैली, शांत घाटी में मुकुल नर्सरी में आदिवासियों बांस के पौधे लगाती है। और सारी चीजें कैसे हैं, आज भी ट्रेडिशनल बेस है, हमारे पारंपरिक आधारित हैं, इसी तरह से हम कर रहे हैं, लगा रहे हैं और देख रहे हैं। ठीक, छोटे छोटे जंगल उत्पाद को बेचती आदिवासी महिला, जंगलों में कुछ उत्पाद होते हैं छोटे बेचती हैं। सूखी पत्तियों को एकत्र करती हुई आदिवासी महिला, सबसे पहले जो सूखी पत्ती हैं वो कैसे एकत्र किया जाता है, आप इसमें कैसे एकत्र करती है उत्पाद को। अब देखिए 1960 और 70 के दशक के दौरान पर्यावरण संरक्षण और राष्ट्रीय वन्य जीव सुरक्षा कार्यक्रम की पुरजोर मांग थी। ये समय ऐसे था जहाँ पर आपका संरक्षण की बात कर रहे थे और राष्ट्रीय जीवों की सुरक्षा की बात कर रहे थे और ये उन पर पुनर्जोर की मांग थी। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया। इसमें वन्य जीवों के आवास संरक्षण के अनेक प्रावधान थे। ठीक, और सारे रक्षित जातियों की सूची को प्रकाशित की गई थी। इस कार्यक्रम में तरह तरह की बचाई गई संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर, शिकार प्रतिबंधन, वन्यजीव आवास, कानूनी रक्षण, जंगली जानवरों के व्यापार पर रोक लगाने पर प्रबल जोर दिया गया। तत्पश्चात केंद्र सरकार में कई राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव पशु विहार और स्थापित किए गए, जिसके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। बहुत सारे वन्यजीव विहार हैं जिनके बारे में आप पढ़ चुके हैं। केंद्र सरकार ने कई परियोजनाओं का भी घोषणा की जिनका उद्देश्य गंभीर खतरे पर पड़े कुछ विशेष प्राणियों को रक्षण प्रदान करना था। प्राणियों में बाघ, एक सींग वाला गैंडा, कश्मीरी हिरण यानी कि हुंगुल, 3 प्रकार के मगरमच्छ,
जल के मगरमच्छ, लवणीय जल के मगरमच्छ और घड़ियाल, एशियाई शेर, अन्य प्राणी वाले आपके ये सब चीजें शामिल थी। तो आप देख सकते हैं 1970 के दशक में इस तरह से पर्यावरण पुरजोर की मांग बढ़ी। आप देखते हैं जो होता है के बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भी आते हैं। उसके बाद जो है टाइगर आते हैं, नेशनल पार्क अधिनियम, बायोस्फीयर रिजर्व आते हैं, कि हाथी संरक्षण की बात की जाती है, इसके बाद बाघ संरक्षण की बात की जाती है। उसके बाद वन राइन हाइनो, तो हमारे एक सींग वाले जो आपका गेंडा है, इस संरक्षण की बात की जाती है। ये सारे कार्यक्रम इसी टाइम में आपका पुरजोर तरीके से आते हैं और उन पर रोक और व्यापार के प्रतिबंध। आगे बढ़ते हैं। कुछ समय पहले भारतीय हाथी, काला हिरण, कारीगोंडा वन, हिम तेंदुआ आदि शिकार व्यापार के संपूर्ण अथवा आंशिक प्रतिबंध पर क्या था? कानूनी संरक्षण दिया था। कानूनी संरक्षण। अगला है बाघ परियोजना। जो बाघ परियोजना जिसको हम टाइगर प्रोजेक्ट कहते हैं, वन्यजीव संरचना में बाघ यानी कि टाइगर एक महत्वपूर्ण जाति जो 1973 में अधिकारियों द्वारा ने पाया कि देश में 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की संख्या में अनुमानित संख्या 55,000 से घटकर 1,827 रह गई है। बाघों को मारकर उनके व्यापार के लिए चोरी करना, ये क्या बंद हुआ? ट्रेड के लिए। आवासीय स्थलों का सिकुड़ना, उनके जो आवास स्थल हैं वो सिकुड़ गए हैं। भोजन की आवश्यकताओं में उपजातियों की संख्या का कम होना, अब बाघ भी किसी पर डिपेंडेंट होते होंगे खाने के लिए, वो कम हो गई है। जनसंख्या में बाघ वृद्धि घटी, कि जनसंख्या क्या क्या हो गई आपका? घट गई। बाघों की खाल व्यापार और उनकी हड्डी का एशिया में परंपरागत औषधि प्रयोग के कारण क्या करती हैं, जो बाघ की हड्डी है उससे कुछ आपका मेडिसिन मंगाई जाती है और यूरोपियन कंट्री में उनकी डिमांड है, ठीक, और जाति लुप्त होने की कगार पर पहुंच गई। क्योंकि भारत और नेपाल दुनिया के 2/3 बाघों के आवास उपलब्ध कराते हैं, है देश में शिकार, चोरी, गैर कानूनी व्यापार करने वाले के मुख्य निशाने पर कैसे हैं? गैर कानूनी इन सब चीजों पर आपका सारी चीज, ठीक। प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्यजीव परियोजनाओं में से एक है। इनकी शुरुआत 1973 में हुई और बाघ संरक्षण एकमात्र संकटाग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास नहीं, अपितु इसका उद्देश्य बड़े आकार पर वन्य जीव को बचाना है। केवल उनका काम ये नहीं है कि भाई हम प्रोजेक्ट लिया है हम केवल उनको बचाएंगे, नहीं। इसका क्या है? बहुत बड़े आकार पर वन्य जीव को बचाना। उत्तराखंड में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान और पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सरिका वन आपका पशु विहार, असम में मानस रिजर्व और केरल में आपका पेरियार बाघ रिजर्व भारत संरक्षण के उदाहरण हैं। कैसे हैं ये? उस टाइम के जो प्राइम उदाहरण हैं, क्या आप उनको? काजीरंगा असम वाला पार्ट है। चलिए देख लिया। देखिए काजीरंगा असम है ये गैंडे के लिए भी है, आपका संरक्षित है। और उधर जो एक सिंग वाला है, उधर जो है हिरण है, इनके लिए हमने ऐसे जीव जंतुओं को संरक्षित करने के लिए बहुत सारे रिजर्व बना रखे हैं। तो हम लोग जिस तरह से हमारा अपना जीवन आजाद है, रह सकते हैं, घूम सकते हैं, उसी प्रकार हमारे वन्य जीवों को हम लोग संरक्षित करें, उनका अवैध व्यापार ना हो, ठीक है, वो ना बेचा जाए, ना उनको मारा जाए। उसके लिए हमारी गवर्नमेंट है, हमारा प्रयास है। अब देखिए बाघ परियोजना आई, वन्य जीव टाइगर
आपका प्रोडक्शन एक्ट आया। उसी के साथ हमने क्या कर दिया कि हम लोग आपका वन्य जीव जो विहार बनाएंगे, हम लोग संरक्षित करेंगे क्षेत्रों को, ठीक। उसी के साथ हमने टाइगर रिजर्व के हम लोग कॉन्सेप्ट लेके आए। हम लोग आगे हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे कि हमारे यहाँ कितने थे, कि 55,000 थे, कितने रह गए, 1,827 रह गए। देखिए कितने ऐसे आपके बाघ थे जिनको मारा जा चुका है। क्लियर है? उसके कारण बताए गए हैं कि लोगों ने व्यापार के लिए मार दिया है, का घर नष्ट हो रहा है, जिन पर वो भोजन के लिए डिपेंडेंट थे वो खत्म हो गए हैं, ठीक है। आवास सुकड़ रहे हैं और उनकी हड्डियों का व्यापार होता है, उनकी खालों का व्यापार होता है, ठीक। कह रहे भारत और नेपाल दुनिया में 2/3 बाघ आवास करते हैं, यानी कि 2/3 अकेले कहाँ पाए जाते हैं? ध्यान दीजिए, 2/3 कहाँ मिलता है? भारत और नेपाल ऐसा है जहां पर क्या मिलते हैं आपके बाघ देखने को, ठीक है। ये ऐसी कंट्री बन, ये था हमारा टाइगर, कब आया था? क्लियर है? एक बार थोड़ा सा घर जाकर टाइगर प्रोजेक्ट को एक बार देख लीजिए, ना आप कर लेंगे तो कल हम जानेंगे कि संरक्षित क्षेत्र क्या है, आरक्षित क्षेत्र क्या है, प्रोटेक्टेड एरिया क्या है, रिजर्व एरिया क्या है, इन पर हम लोग बात कर लेंगे। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में जो इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत